नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जी बिल्कुल क्लास होगी दोस्तों। थोड़ी सी तकनीकी समस्या थी जिसकी वजह से जो है वो क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया है, तो उसके लिए जो है आप सभी लोग क्षमा करेंगे। अब हम लोग जो है थोड़ा लेट ही सही लेकिन क्लास को जो है शुरू करेंगे। चलिए आप सभी लोगों को दोस्तों गुड इवनिंग। तो अब हम लोग जो है सीधे चलते हैं अपने क्लास की तरफ, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करिए। वीडियो को लाइक शेयर करने में आप किसी भी तरह की कंजूसी ना दिखाएं। दोस्तों जो हमारा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है ये आपके रात के 9 बजे का सेशन होता है दोस्तों। आज जो है हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। नियमित रूप से रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ के जो है वो नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का जो है अभ्यास कर सकते हैं। इस समय हम लोग जो है वो भारतीय संविधान की एक सीरीज को लेके चल रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए तो इसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका सेशन है इस सेशन का मेंबरशिप लेने के लिए 250 रुपए का शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है। यदि आप सेशन का मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है 250 रुपए का भुगतान करके और आप लोग जो है वो मेंबरशिप ले सकते हैं। भुगतान करने के लिए आपको जो है दोस्तों 7007701847 इस नंबर पे आपके फोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से जो है आप लोग 250 रुपए का पेमेंट करेंगे और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे भेज देंगे। आप लोगों को जो है वो इसमें प्लान में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और इसके बाद से बात करें तो सुबह 8 बजे जो है आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित होता हूं। तो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी है तो आप हमारे साथ सुबह 8 बजे अवश्य जुड़ जाया करिए। 8 बजे का सेशन आपके लिए जो होता है वो ज्योग्राफी का होता है। तो नियमित रूप से आप लोगों को जो है वो ज्योग्राफी का सेशन सुबह 8 बजे से मिलेगा। संडे को छोड़ के दोस्तों, संडे को आपका सेशन जो है वो नहीं चलेगा। तो आप लोग संडे को छोड़ के बाकी 6 दिन जो है आप हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए और उसके बाद यदि बात करें दोस्तों, तो जो लोग राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को पढ़ना चाहते हैं, खास करके टीजीटी वाले लोग, जो लोग टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जो है वो कुछ राजनीतिक सिद्धांतों की बात की गई है और जो है आपके कुछ राजनीतिक विचारकों की। तो वो राजनीतिक सिद्धांत और विचारक मैं आप लोगों को जो है पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ टीजीटी वाले लोगों के लिए ये है, पीजीटी वाले लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। पीजीटी के सिलेबस में और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आपका जो है लोक प्रशासन है, उसको जो है अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। तो आप लोग जो है सिर्फ टीजीटी वाले लोग इसके साथ जुड़ेंगे। ये आपकी क्लास जो होगी वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी दोस्तों। और आपको इस क्लास के बारे में यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है 7007701847 इस नंबर पे जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों एक चीज आप लोगों को बता दूं, अभी ये क्लास जो है स्टार्ट नहीं हुई है। स्टार्ट अभी आपकी क्लास जो होगी वो मंडे से या ट्यूसडे से आपको जो है नियमित रूप से क्लास देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग जो है लेंगे। पहले प्रश्न पे आप सभी लोग आएंगे और सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। प्रश्न आप सभी लोगों के लिए विजिबल हो रहा है? कोई समस्या तो नहीं है विजिबिलिटी में? और बड़ा करना पड़ेगा या काम चल जाएगा? आप लोग सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है दोस्तों। आपको दिया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? आप सभी लोगों को इसके लिए उत्तर करना है। वैज्ञानिक एवं जो है औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष की बात आपसे पूछी जा रही है। इंग्लिश में होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन इंडस्ट्रियल रिसर्च और हिंदी में इसको जो है दोस्तों वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। तो आप सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें थोड़ा सा जो है अपनी पिक्चर क्वालिटी को आप लोग जो है वो बढ़ा लीजिए। चलें तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है दोस्तों। आप लोग जो है मैक्सिमम लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो आपका जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों, माफ करिएगा, काउंसिल एंड इंडस्ट्रियल एवं जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है इसका अध्यक्ष जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जा रहे हैं। तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम से आप लोग जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर जो होता है दोस्तों, उसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? आप सभी लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान आपसे पूछा गया है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से किसी एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करिएगा सभी लोग दोस्तों, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो दोनों संस्थाएं जो हैं दोस्तों, आपने पिछला भी देखा, वो आपके प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, और आपके राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का भी जो प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है, वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। तो आप लोग बी विकल्प के साथ जा रहे हैं, तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। बेसिक से प्रश्न है ये, आपको सिर्फ रिवाइज कराना मेरा उद्देश्य है, तो आपको जो है प्रश्नों को छोड़ के मैं नहीं चल सकता, इसलिए आप लोगों के लिए प्रश्न को रख दिया गया है। चलिए अब आप उत्तर करेंगे दोस्तों। दिया है आपको प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय आप लोगों को बताना है दोस्तों। कुछ भाग जो होगा वो थोड़ा सा आपके लिए विजिबल नहीं होगा यदि, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। पहला जो कथन दिया है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूं, आप लोग उसके अनुसार अपना उत्तर चुनिएगा। पहला जो विकल्प आपको दिया है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे जो है 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरा विकल्प जो आपको दिया है दोस्तों, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। और तीसरा दिया है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। दोस्तों कह रहा है कि आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। और चौथा विकल्प आपको कह रहा है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो आप लोग अपना उत्तर इसमें से तेजी से चुनने का प्रयास करेंगे। जितना तेजी से आप सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप लोग अपना उत्तर तेजी से चुनिए इस प्रश्न के लिए। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। सब लोग उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, अभिषेक सिंह ने ए और सी 2 विकल्प की बात की है, बाकी लोग जो है ए विकल्प की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो बहुमत दल के द्वारा किया जाता है, और इसमें दोस्तों कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनते समय ही जो है वो व्यक्ति किसी दल का सदस्य हो, माफ करिएगा, किसी सदन का सदस्य हो। वो दोनों में से यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है और लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, तो उसे जो है वो 6 महीने का समय दिया जाता है, और उस 6 महीने के अंदर जो है वो किसी भी सदन की सदस्यता ले सकता है। इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प जो आपका दिया है वो ए विकल्प दिया है। इसमें कहा गया है दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। कितने समय के अंदर? 6 माह के अंदर। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक है दोस्तों कि वो राज्यसभा की सदस्य, माफ करिएगा, राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता हो उसके पास। उपराष्ट्रपति के लिए जो है आवश्यक है कि उसके पास राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों यदि दोनों का सदस्य नहीं है तब भी कोई समस्या नहीं है, उसे 6 महीने का समय दिया जाएगा। वो या तो लोकसभा का या आपके राज्यसभा का सदस्य जो है वो बन जाए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री चूंकि आपके लोकसभा का मुखिया होता है, इसलिए जो है आपके लोकसभा के द्वारा ही जो है लोकसभा की सदस्यता उसके पास होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। आप एग्जाम्पल के रूप में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो आपके राज्यसभा के सदस्य थे जब जो है प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो आप लोग ए विकल्प के साथ जाइएगा। सी विकल्प आपका जो दिया है दोस्तों, सी विकल्प का चुनाव किया था अभिषेक जी ने, जिसमें कहा है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें समय का जो है निर्धारण नहीं किया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। आपका जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए आपका उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, आपको प्रधान जो है वो
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को जो है वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति के लिए मैंने बताया कि राज्यसभा। प्रधानमंत्री यदि दोनों में से किसी की भी योग्यता रखता है तो वो आपका चुना जा सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। कई बार प्रश्नों में दोस्तों एक से अधिक विकल्प सही दिए हुए होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प का चुनाव करना होता है, आपको जो है वो नजदीकी विकल्प पे पहुंचना होता है। तो सबसे स्पष्ट रूप से जो वर्णन किया गया है वो आपके ए विकल्प में किया है, तो ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करने में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए, आपके अकाउंट बैलेंस से कोई पैसा नहीं कटेगा। दोस्त आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग अवश्य करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करने में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाएं। चलिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए इस प्रश्न में जो है वो समय देने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपके जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निश्चित की गई है वो कितनी की गई है, 25 वर्ष। 25 वर्ष जो आयु होती है दोस्तों वो आपके लोकसभा सदस्य की होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा सदस्य के बनने के लिए जो है आपके आयु जो है वो 25 वर्ष है। चूंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव जीत के एक सांसद के रूप में आता है और बहुमत दल के द्वारा जो है अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की सदस्यता की आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसलिए प्रधानमंत्री भी जो होगा वो कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन आपको यदि जो है वो राज्यसभा से चुन के आपका प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसकी जो आयु होगी वो आपके जो होगी वो 30 वर्ष से अधिक होगी, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रश्न में आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है राज्य आपके लोकसभा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन। आपको बताना है उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन जो है वो कहाँ हुआ है। मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उप प्रधानमंत्री का पद जोड़ा गया था, या 50वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उप प्रधानमंत्री का पद जोड़ा गया था। आप सभी लोग अपना उत्तर करेंगे। इस प्रश्न में समय दे देता हूं आपको, लेकिन 15 से 20 सेकंड में आप सभी लोग अपना उत्तर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। चलिए सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न में। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे पदों का उल्लेख बिल्कुल कहीं पर भी नहीं किया गया है। ये एक परिपाटी है दोस्तों, और उसके माध्यम से जो है ये संविधान से अलग हट के जो है इसका प्रावधान किया गया है उप प्रधानमंत्री का या आपके उप मुख्यमंत्री का। संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बी विकल्प के लिए हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। आपको जो है सही वक्तव्य का चुनाव करना है। जी बिल्कुल, स्पष्ट प्रावधान कहीं भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए भारत का प्रधानमंत्री के बारे में आपको जो है वो सभी स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, या पहला कथन जो आपको विकल्प दिया है वो कहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा दिया है इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तीसरा आपको विकल्प दिया है दोस्तों, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। और चौथा आपको दिया है दोस्तों, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। आप लोग चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए सभी लोग आप उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आ रहा है। आप लोग सी विकल्प की बात करें, सी विकल्प में कहा जा रहा है कि अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है दोस्तों। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों?
क्योंकि जो है वो अपने मंत्रियों का जो उसके साथ जिसको प्रधानमंत्री को जो व्यक्ति ऐसा लगता है कि जो उसके कार्यों में उसका सहयोग कर सकता है, उसको जो है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ उसका चुनाव कर सकता है, चाहे वो आपके लोकसभा का सदस्य हो या आपके राज्यसभा का सदस्य हो या किसी भी सदन का सदस्य ना हो, आप में से किसी को उठाकर भी जो है वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। इतना पावर जो है वो आपके प्रधानमंत्री को इस संबंध में दिया गया है। अपने स्व विवेक के आधार पर देश के किसी भी नागरिक को यदि उसको उपयुक्त लगता है कि फला नागरिक जो है आप में से अभय जी, लाल बहादुर जी, विजय जी, मोहित जी, अनिल जी, संतोष जी, अनुपम श्रीवास्तव जी, या आप सभी लोग जो है दोस्तों, जितने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, प्रमोद जी, जितने सारे आप लोग उपस्थित हैं, आप में से किसी को भी यदि प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्री का पद दे सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, जैसे ही आपको मंत्री बना दिया जाएगा उस दिन से जो है 6 माह की तिथि आपकी काउंट होगी और इस 6 माह के अंदर जो है आपको दोनों सदनों में से, या तो आपको लोकसभा में से या आपके राज्यसभा में से, दोनों में से किसी एक सदन का जो है आपको सदस्य आवश्यक रूप से बनना पड़ेगा। यदि इस 6 महीने के अंदर जो है आप लोग लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में जो आपका पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प के साथ ही जाइएगा, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आपसे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रश्न, सिर्फ संविधान में नहीं, आपके सभी विषयों में दोस्तों आपसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके जो है मल्टीपल ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आप लोगों को करना होता है। आप लोगों को ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए जब भी कभी आप अपने प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद विकल्प को पढ़ें, खास करके इस तरीके का थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न नहीं दोस्तों, तो आप उसमें सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। उसके बाद ही अपने किसी एक विकल्प पे जो है अपनी सहमति प्रदान करें, अपने एक विकल्प का जो है वो आप निशान लगाएं। यदि आप जल्दीबाजी में मान लीजिए कि ऊपर का एक विकल्प आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो होगा वो प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। जैसे इसी प्रश्न में दिया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों, पार्शियली सही है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक को जो है वो चुन सकता है, लेकिन इसके साथ ही वो बाहर के व्यक्तियों को भी चुन सकता है, देश के किसी भी नागरिक को वो मंत्री बना सकता है। ये इसमें इस बात को पूरा नहीं किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका अधूरा है। लेकिन यदि आप सिर्फ एक विकल्प को जो है पढ़ के अपना उत्तर करना चाहेंगे तो आप ए विकल्प का चुनाव कर देंगे, बी, सी और डी विकल्प को पढ़ने की आप जहमत नहीं उठाएंगे। ऐसी स्थिति में जो होगा आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करें। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको किसी एक कथन का चुनाव करना है जो इसमें सही नहीं दिया हुआ है। आपको पहला दिया है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। दूसरा विकल्प दिया है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। और तीसरा दिया है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। और चौथा दिया गया है दोस्तों, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। आप लोग अपना उत्तर इसमें से किसी एक विकल्प के लिए चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। सभी लोग अपना उत्तर करेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आपको जो है वो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे उत्साहवर्धन के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए जो है आप लोगों से सिर्फ एक लाइक की डिमांड है। तो आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक किए बिना आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें। चलें, आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों इस प्रश्न में से। चलें, सभी लोग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। कुछ एक दोस्तों का जो है ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। ए विकल्प क्या दिया है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार को जो है वो स्थापित किया गया है। आप सभी को इस प्रश्न के लिए कहीं जो है वो समस्या नहीं है। इसमें आपका जो ये स्टेटमेंट है वो आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपको गलत जो है वो इसमें से कौन सा सही नहीं है उसका चुनाव आप लोगों को करना है। चलिए, दूसरा दिया है दोस्तों, संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। दोस्तों, संसद का सबसे प्रमुख कार्य सिर्फ आपके मंत्रिमंडल का जो है वो प्रावधान करना है, क्योंकि सभी जो मंत्रिमंडल, सभी जो देश के कार्य होते हैं या संसद के जो सभी कार्य होते हैं वो मंत्रिमंडल के माध्यम से ही जो है वो संपन्न किए जाते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प भी जो है बिल्कुल सही दिया है।
तीसरा दिया है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। दोस्तों मंत्रिमंडल की सदस्यता मैंने अभी आपको बताया कि ये निम्न सदन तक सीमित नहीं है। इसमें जो है मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए आप चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे आप राज्यसभा के सदस्य हो, या आप जो है कोई तीसरे व्यक्ति आपके सिर्फ नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, तो आपको जो है तीनों में से किसी को भी जो है प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो सावधानी से सी विकल्प का चुनाव करिए। उत्तर जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। और जिसमें भी दोस्तों नहीं है या गलत कथन पूछा जा रहा हो उसमें आपको जो है मल्टीपल विकल्प गलत नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसलिए जो है इसमें सी विकल्प का चुनाव करिए, डी विकल्प पे जाने की भी जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको जो दिया है प्रश्न, इसके लिए थोड़ा सा मुझे प्रश्न को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट कर देता हूं, उसके बाद आप सभी लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए, आपको दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आपको बताना है दोस्तों, इसमें से चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए, उत्तर करने का प्रयास करिए। आपसे कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 300 माफ करिएगा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, या अनुच्छेद 74 आपको दिया है अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। इसमें से कौन कौन सा सही है आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे और तेजी से करेंगे। दोस्तों आप लोग समय जो है बिल्कुल ना अधिक समय आप लोग इसके लिए न लगाएंगे, सभी लोग उत्तर करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उसके आधार पे आपको जो है वो चारों कथनों को पढ़ना है, चारों स्टेटमेंट, चारों जो आपको विकल्प दिए हैं उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद अपना कूट में से उत्तर चुनना है। चलें, चलें। तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का बी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए, कुछ एक दोस्तों का डी विकल्प के लिए भी उत्तर आ रहा है। दोस्तों आपको पहला कथन दिया हुआ है इसमें कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपकी सभी को पता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बात का उल्लेख जो है आपके भारतीय संविधान के जो है वो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है इसमें किया गया है। दूसरा कहा गया है दोस्तों कि संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। तो दोस्तों ये संवैधानिक बाध्यता है क्योंकि जो है ये 75(3) के अनुसार जो है आपके जो है वो उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपसे जो अगला दिया है दोस्तों, अनुच्छेद जो दिया है वो 74(3) दिया हुआ है। अनुच्छेद 74 में जो है दोस्तों 74(3) का उल्लेख नहीं है कहीं भी भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 74 का तीसरा भाग नहीं है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो केवल 1, 2 और 3 जो आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 74(3) आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस प्रश्न के साथ बी विकल्प में जाएंगे, उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपको प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति आपसे सामूहिक उत्तरदायित्व पूछा गया है। दोस्तों आप सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। दोस्तों चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, तो अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको क्लियर किया था दोस्तों कि मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो आपको भारतीय संविधान के 75(3) के अनुसार, यदि आपने 75(3) यानी आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 3 को आपने पढ़ा है तो उसमें जो है लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें स्पष्ट किया गया है। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, बेसिक सा प्रश्न है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति नहीं है। दोस्तों आपसे कौन सी सही स्थिति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत जो है कौन सी सही स्थिति नहीं होगी, उसके आधार पर आपको जो है अपने विकल्प का चुनाव करना है। ध्यान रखिएगा, नहीं की बात पूछी जा रही है। चलिए, अगला जो आपको विकल्प दिया है पहला दोस्तों, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। दूसरा दिया है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। तीसरा दिया है वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। और चौथा विकल्प दिया है अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने आने तक पद का निर्वहन करेगी। आप लोग चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए।
चलिए, तो आप सभी का उत्तर भी आ रहा है दोस्तों। इस प्रश्न में आप लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। सभी लोग अपना उत्तर करें दोस्तों, तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। आपसे दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति एक सही नहीं होगी। सही नहीं के आधार पे आप लोगों को अपने उत्तर का चुनाव करना है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रपति शासन जो है वो मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद से जो है वो राष्ट्रपति शासन का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। आपका ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के उल्लेख के लिए जो है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह मात्र 2 ग्राउंड है दोस्तों जिसपे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आप इसमें जो है मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पे राष्ट्रपति शासन की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। चलिए, राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय आपात की यदि आप लोग बात करते हैं दोस्तों, यदि राज्य की बात करेंगे तो राज्य के संदर्भ में जब बात करेंगे तो संवैधानिक तंत्र के जो है वो आपके असफल होने पे जो होता है वो होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलें, आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव ना करेंगे, ए विकल्प का चुनाव करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ध्यान दीजिए, अब ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग कब ध्यान देंगे। चलिए, अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप लोगों को भारतीय संविधान के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उसमें जो है वो विचार करना है। पहला दिया है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और दूसरा दिया गया है दोस्तों संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप सभी लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलो, चलिए, सुरभि जी, विजय जी, संतोष जी, निशा जी, हनीफ जी, कल्पना जी, प्रमोद जी, सुरेंद्र जी, आप सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में केवल एक के लिए आ रहा है। तो दिया है दोस्तों संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बिल्कुल 75-3 आप लोग रट लीजिए दोस्तों। 75-3 आप लोगों से जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कम से कम जो है 10-20 बार पूछा जा चुका है। तो आपको जो है इसको ध्यान रखना है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। इसमें जो है दोस्तों आपको गलत ये दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री दे दिया है। संघ के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के जो है वो प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं। और इसके लिए जो संविधान में उल्लेख किया गया है दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके 75-2 के तहत जो है ये माफ करिएगा मैंने आपको बता दिया 75-2 के तहत जो है वो आपको सामूहिक उत्तरदायित्व तो देखने को मिलेगा। और 75-3 के अनुसार जो है दोस्तों 75-3 के अनुसार आप लोगों को जो है वो जो मंत्री होंगे वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद ग्रहण करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 75-2 और 75-3 आपका केवल एक विकल्प इसमें सही दिया है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री की बात की गई थी। तो आगे बढ़ जाएंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे। और जो दोस्त वीडियो को छोड़ के चले जा रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो को बाद में देख लेंगे तो आप आज का काम यदि कल पे टाल रहे हैं दोस्त तो आप अपने साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं। आप जो है सोशल मीडिया और जो है अन्य चीजों के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको लगता है कि चलो ये पढ़ाई लिखाई की चीज है इसको बाद में देख लेंगे, अभी कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। तो यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आप जो है अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप क्लास को पूरा देखने का प्रयास करिए, आपको जो है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए, तो आपको बताना है दोस्तों पहला विकल्प दिया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री माफ करिएगा वित्त मंत्री को निम्नलिखित निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। दूसरा दिया है दोस्तों प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए। तीसरा आपको दिया है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो।
और चौथा आपको दिया है अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ त्यागपत्र देने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति कार्य वहन करेगा। आप लोग अपना उत्तर जो है इस प्रश्न में से किसी एक विकल्प के लिए चुनिए और तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। दोस्तों आपसे पूछा गया संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए। कुछ लोगों का उत्तर जो है वो डी विकल्प के आपसे दिया है दोस्तों कि भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में जो है पालन किया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प का चुनाव करेंगे। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसा जो है दोस्तों प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद से प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, इस बात का जो है उल्लेख स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, लेकिन परिपाटी के रूप में, परंपरा के रूप में ऐसा होता है कि यदि सरकार जो है वो अपने लोकसभा में अपना बहुमत जो है वो खो देती है या जो है अपना उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो है उसको त्यागपत्र वो दे देती है। ये एक परिपाटी है, न कि ये संविधान के अनुसार जो है ये कोई बाध्यता है। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे। आपका बी विकल्प जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कौन सा प्रस्ताव इसमें से मंत्रिपरिषद रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और जो है वो विश्वास प्रस्ताव। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए सभी लोग इसमें उत्तर करिए। चलिए रूपचंद्रा जी का उत्तर आ रहा है, अनिल जी का, प्रमोद जी का, हनीफ जी का, सुरेंद्र जी का, निशा जी, गिरीश जी, सुरभि जी। जिन लोगों का नाम लेना भूल जाऊं या जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं वो लोग बुरा नहीं मानेंगे दोस्तों। विजय कुमार जी का उत्तर आ रहा है, कनक जी का उत्तर आ रहा है। कमेंट जब आपका ऊपर चला जाता है और यदि उस समय पे सही समय पे नहीं देख पाता हूं तो आपका नाम नहीं ले पाता हूं। आपसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पूछा गया है दोस्तों, तो चूंकि मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के द्वारा ले आया जाता है, या जो है विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ले आती है, ऐसी स्थिति में जो है वो मंत्रिपरिषद को अपने विश्वास को साबित करने के लिए जो है विश्वास प्रस्ताव या फ्लोर टेस्ट जो है जिसको कराना पड़ता है, तो विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो है वो अपनी सरकार को बचा सकती है। आपको इसको ध्यान रखना है। सिर्फ विश्वास प्रस्ताव ही जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा या सरकार में जो मंत्री हैं उन लोगों के द्वारा जो है सिर्फ विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। पक्ष के द्वारा जो है अपने बहुमत को साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आपका डी विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें मंत्रिपरिषद दिया है और मंत्रिपरिषद में जो है दोस्तों जो लोग शामिल हो जाते हैं उनको माना जाता है कि ये सरकार के पक्ष के लोग हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपका डी विकल्प के लिए उत्तर सही है। आगे बढ़े। अगला दिया है अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि किसी मंत्री को जो है दोस्तों किसी एक मंत्री के खिलाफ जो है वो जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तो वो अपना वक्तव्य किसकी अनुमति से देगा लोकसभा में। आप लोग अपना उत्तर करेंगे। प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय, किसके अनुसार जो है किसकी अनुमति के बाद से जो है अपना वक्तव्य या अपनी सफाई या अपना जो कुछ भी है दोस्तों स्टेटमेंट वो लोकसभा में दे सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चारों में से किसी एक का 15 सेकंड का समय ले लीजिए। 15 सेकंड से ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया है किसी के अकाउंट बैलेंस से पैसा कटा नहीं है दोस्तों।
दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करने से पहले बिल्कुल ना सोचें आपके भी अकाउंट बैलेंस से पैसा नहीं कटेगा। वो मेरे उत्साह वर्धन के लिए जो मैं कार्य आप लोगों के लिए नियमित रूप से करता हूं उसको करता रहूं और अच्छे से करूं, इसके लिए जो है उत्साह मिलता है। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए। भर्त्सना प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी को जो है वो कई बार भर्त्सना प्रस्ताव कह दिया जाता है। करिए जूम करें, आप लोग जो है पढ़ने में समस्या हो रही है। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सरकार के खिलाफ लाया जाता है, किसी मंत्री के खिलाफ या मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। और ये जो है दोस्तों, चूंकि मंत्रिपरिषद जो होती है, जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर की अनुमति से ही लोकसभा में जो लोग भी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, लोकसभा में कोई भी बोलना चाहता हो तो उसे जो है सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की जो या स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप लोग जो है बी विकल्प के साथ जाइएगा, आपका उत्तर जो होगा स्पीकर के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य किसी विकल्प का चुनाव करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। आपको बताना है दोस्तों कि लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ले आना है या मंत्रिपरिषद के खिलाफ ले आना है तो कितने सदस्यों का जो है वो अनुसमर्थन होना चाहिए। आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, इसमें से 30, 40, 50 और 60 दिया है। चलिए कितने लोग मिल के जो है वो ले आ सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ या मंत्रिपरिषद के खिलाफ। चलें, तो आप सभी लोग जो है इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। 50 का आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा जो है हस्ताक्षरित होना चाहिए, 50 लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव ले आने के लिए। यदि 50 लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है तो विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ले आ सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जैसे लाया जाता है दोस्तों तो उसमें वोटिंग कराई जाती है, आप सभी को पता है। और वोटिंग के बाद से जो है यदि सदन में जो है वो सरकार अपने पक्ष में जो उसकी न्यूनतम संख्या है उसको पूरा नहीं कर पाती है, ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो है संसद जो है अपने कार्यों के संचालन के लिए जो है कुछ संचालन नियम बनाती है। उसमें जो है एक नियम है नियम 198 जिसको कहा जाता है। तो नियम 198 और 199 दो नियम बनाया है दोस्तों जो आपके जो है इससे संबंधित हैं। तो उस नियम के अनुसार जो है सरकार अपना इस्तीफा दे देती है या मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे देती है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 50 लोगों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दिया है दोस्तों, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। आप दोनों को पढ़ के और अपना उत्तर तेजी से चुनने का प्रयास करिए। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने का भी आप लोग प्रयास करेंगे। टॉपिक वाइज आप लोगों को लेके चल रहा हूं दोस्तों, यदि ध्यान से आप लोग सारे टॉपिक को करते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, सारी चीजें सारे फैक्ट आपके सामने एक क्रम में आते रहेंगे तो आपके लिए जो है ज्यादा आसानी होगी। तो आप लोग जो है जरूर पूरे सेशन में जो है वो भागीदार बना करिए। थोड़ा बहुत देख के यदि आप छोड़ के कल पे टाल के चले जाएंगे तो कल मेरी एक नई क्लास आ जाएगी और वो कल आपका कभी नहीं आ पाएगा जब आप जो है अपने सिलेबस को पूरा कवर कर पाए। यहाँ मैं आप लोगों को जो है पूरा आपके सिलेबस को कवर कराने के लिए ही नियमित रूप से उपस्थित होता हूँ। तो चलिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलिए इस प्रश्न में कुछ लोगों ने बी विकल्प, कुछ लोगों ने डी विकल्प, कुछ लोगों ने सी विकल्प का भी चुनाव किया है। चलिए तो आपको मैंने पहला विकल्प दिया है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव का भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो संसद की कार्य संचालन नीति है या कार्य संचालन नियम जो बनाए गए हैं उसमें इसका उल्लेख है, संविधान से अलग है। अविश्वास प्रस्ताव संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है।
तो दोस्तों बिल्कुल सही है, चूंकि लोकसभा के प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और मंत्रिपरिषद जो होती है पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो आपके दोनों कथन जो दिए हैं वो आपको बिल्कुल सही दिए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका सी विकल्प जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सी विकल्प के अलावा किसी अन्य विकल्प का चुनाव बिल्कुल भी ना करें, आप लोग सी विकल्प के साथ ही जाइएगा। चलें, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, इसका भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख जो है आपको जो संसद की जो संसदीय कार्य समिति का जो नियम है उसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है, वो संविधान से अलग है, वो संविधान के बाद उसका निर्माण किया गया है, संसद ने अपने सुविधा के लिए उसका निर्माण किया था। तो आपके दोनों कथन जो हो जाएंगे वो इस प्रश्न में सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रमोद जी नहीं क्या कहा आपने, मैं समझ नहीं रहा हूं, क्लियर करिए, पूरा अपना प्रश्न लिखिए। आप कुछ बोला होगा मैंने पहले, उसी पे आपने जी नहीं कहा है, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भी भूलता हूं दोस्त। चलिए, लाभ के पद का निर्णय या डिसीजन कौन करेगा, आपको बताना है दोस्तों। लाभ के पद का निर्णय या डिसीजन जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग। चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए, संतोष जी का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, सुरभि जी का बी विकल्प के लिए, अनिल जी का सी विकल्प के लिए, संतोष जी का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, फिर से कमलेश जी का सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलिए, विजय जी का ए विकल्प के लिए, अनिल जी का एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए, उच्चतम न्यायालय के लिए आ रहा है। चलिए, आप लोगों का उत्तर जो है काफी बिखरा हुआ है इस प्रश्न में। लाभ के पद का चलें, तो आपका समय जो है दोस्तों इसमें आपका खत्म हो चुका है। अब दोस्तों इस प्रश्न में एक समस्या है, उसको मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, यदि इस बात को हम लोग देखा जाए तो आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा भी किया जाता है। केंद्र में जो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है, और राज्यों में जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और बाकी दोस्तों संघीय संसद को भी यह अधिकार दिया गया है लाभ के पद को। जी, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल इसमें घबराएंगे नहीं। संघीय संसद भी जो है लाभ के पद का निर्णय कर सकती है। अब क्या है समस्या दोस्तों, इसमें जो है आपके भारतीय संविधान में जो है वो दो जो है उल्लेख हैं, दो तरीके के जो है इसमें नियम दिए गए हैं। पहला नियम जो है दोस्तों वो आपके अनुच्छेद 102 इसका सब अनुच्छेद जो है दोस्तों उप अनुच्छेद 1 है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो है संसद, और आपका एक दूसरा अनुच्छेद जो है दोस्तों आपका 191(2), माफ करिएगा 191(1) इसके अंतर्गत जो है वो कहा गया है कि राज्य विधानसभा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसमें 101 के अनुसार जो है कहा गया है कि संसद करेगी, और 191(1) के अनुसार जो है कहा गया है 191(1) के अनुसार कि जो है इसमें राज्य विधान मंडल करेगा। अब ये एक चीज आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो किया गया है दोस्तों वो आपके अनुच्छेद 103(1) के अनुसार कहा गया है दोस्तों। 103(1) व 2 दोनों को याद रखिएगा। 1 व 2 में जो है कहा गया है कि इसके अनुसार जो है दोस्तों आपके निर्वाचन आयोग की सलाह पे, किसकी सलाह पे, निर्वाचन आयोग की सलाह पे दोस्तों, ये सलाह है, निर्वाचन आयोग की सलाह पे दोस्तों आप लोग यदि बात करेंगे तो आपके निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार जो है दोस्तों राष्ट्रपति और आपके राज्यों में राज्यपाल। तो दोस्तों राष्ट्रपति भी जो है वो आपके लाभ के पद का निर्णय कर सकता है। आपके 103(1) व 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग इसे सलाह देगी। 102 में जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, और उसके बाद से जो है दोस्तों 192(1) और 192(2) में जो है वो राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। तो आप लोग दोनों को ध्यान रखिएगा।
आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यदि आपको जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ विकल्प में दिया है तो आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ जा सकते हैं। सिर्फ संघीय संसद यदि आपको दिया है तो आपको जो है संघीय संसद के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये लाभ का पद यदि केंद्र में है तो केंद्र के लिए संघीय संसद, और यदि यही दोस्तों आपसे दे दे कि राज्य में, यदि आपसे पूछ दे कि राज्य में जो है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो जो है 192 माफ करिएगा 191 एक क के अनुसार जो है वो राज्य विधानमंडल करेगा। और उसके बाद से जो है दोस्तों आपके या आपके दूसरे नियम के अनुसार जो है वो आपका राज्यपाल करेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे जी। संसद में राष्ट्रपति आता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो अलग अलग नियम जो है वो दो जगहों पे दिए गए हैं। राष्ट्रपति जब करेगा तो उसके लिए जो है निर्वाचन आयोग की सलाह आवश्यक है, लेकिन जब संसद इस पे फैसला करेगी या राज्य विधानमंडल करेगा तो इस पे जो है निर्वाचन आयोग की सलाह आवश्यक नहीं है। यही बेसिक अंतर है इसमें, आप लोग इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका देश के अधीन कार्य करती है। आप लोगों को बताना है कार्यपालिका जो है वो किसके अधीन कार्य करती है। आपको न्यायपालिका दिया है, विधायिका दिया है, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी में से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी आप लोग ना करें। चलें सब लोग उत्तर करें। चलें तो इस प्रश्न में यदि आप जो है बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है आपकी कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति जो होती है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है, तो आपका इसके अधीन जो है वो कार्य करती है। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो भी होता है आपकी विधायिका के प्रति पूर्ण रूप से, तो इसलिए आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आपका उत्तर बिल्कुल सही है इस प्रश्न में। आगे बढ़े। अगला दिया है प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना था। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा नेता था जो नेहरू की कैबिनेट में जो है पहले गृह मंत्री बने और उसके बाद से जो है उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। आप लोग अपना उत्तर करेंगे। प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ला, कैलाश नाथ काटजू, द्वारका नाथ मिश्र। चारों में से एक का चुनाव करिए। जी बिल्कुल, क्वेश्चन अभी और हैं। चलिए, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना था। सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलें तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न में। कैलाश नाथ काटजू के लिए जो जस्टिस काटजू अभी हाल के पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो है जिनको देखा होगा काफी विवाद में रहे थे गोवध और गोमांस को लेके। इनके पिताजी हैं दोस्तों और कैलाश नाथ काटजू जी, जो पहले जो है आपके गृह मंत्री रहे थे। 1951 में जो है इनको गृह मंत्री का पद दिया गया था 1951 में, और उसके बाद से जो है दोस्तों आपके 1955 में जो इनको 1955 में इनको जो है वो आपके रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों तो तीसरा भी इनका एक कार्यकाल रहा है जो 1900 दोस्तों आपके 1957 से जो है दोस्तों आपके 1962 तक जो है ये आपके एमपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एमपी के सीएम रहे हैं दोस्तों। तो आप तीनों चीज याद रखिएगा, पहले गृह मंत्री रहे, उसके बाद रक्षा मंत्री, और उसके बाद से जो है मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया है। सी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसमें किसी अन्य विकल्प की चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट और भारत की संचित निधि। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें सब लोग करेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है।
वो लोग वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। चलिए सुरभि जी तेज करता हूं, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं दोस्तों। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया। बजट के स्थान पे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद आप लोग एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद में इसका जो है वो प्रयोग किया गया है। चलिए उत्तर आप सभी लोगों का आ गया है दोस्तों। अनुच्छेद 112 के लिए उत्तर आ रहा है संतोष जी का। तो अनुच्छेद 112 में जो है आपके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जो है वो बजट हम लोग कहते हैं। इस बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुआ है उसका चुनाव करिए आप लोग। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी दिया हुआ है। आप लोग चारों विकल्प देख लीजिए और उत्तर करिए। मात्र 10 सेकंड का समय लीजिएगा, उससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो उनसे निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का प्रयास किया करिए। आप लोग वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्त, ये आप लोग अच्छा नहीं करते हैं। थोड़ा सा मेरा सहयोग आप लोग किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए। चलिए चलें, तो इस प्रश्न में जो है सी और डी विकल्प, दो विकल्प में आप लोगों जो है वो बंट चुके हैं। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि एक से अधिक बार इनका कार्यकाल रहा था। इंदिरा गांधी जो है इनका भी कार्यकाल एक से अधिक बार रहा था। गुलजारी लाल नंदा का भी कार्यकाल एक से अधिक बार रहा है। आपके अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यकाल एक से अधिक बार रहा है। आपके मनमोहन सिंह, माफ करिएगा, मनमोहन सिंह और आपके जो है नरेंद्र मोदी, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। ये लोग जो है एक से अधिक बार रहे हैं। तो आपके गुलजारी लाल नंदा भी जो है आपके एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहे हैं। उपयुक्त सभी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम सारे याद कर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, आपके जो है अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें गुलजारी लाल नंदा जो है ये 2 बार कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कार्यवाहक पीएम के रूप में इनके द्वारा जो है वो कार्य किया गया था, लेकिन एक से अधिक बार रहे हैं तो आपको जो है एक से अधिक बार चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद से मनमोहन सिंह का 2 कार्यकाल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का 2 कार्यकाल जो है दूसरा कार्यकाल अभी चल रहा है। तो आपको जो है इसमें सभी के साथ जाना है। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है। आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। भारत का वह प्रधानमंत्री आप लोगों को बताना है दोस्तों जिसकी मृत्यु जो है वो देश से बाहर हुई है। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिएगा। तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। आप लोगों का उत्तर जो है सी विकल्प के लिए आ रहा है। तो जितने लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 जो दोस्तों आपके ताशकंद में एक समझौता चल रहा था, आप लोग इसके लिए ध्यान रखेंगे। ताशकंद में एक समझौता चल रहा था दोस्तों और उस समझौते के बाद से जो है रहस्यमय परिस्थितियों में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और ताशकंद जो है दोस्तों आप सभी को पता है उज्बेकिस्तान की ये जो है राजधानी है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जो है वो आपके 11 जनवरी 1966 को जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री की जो है वो मृत्यु हो गई थी। जो है आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। आपको बताना है दोस्तों इसमें से वो व्यक्ति कौन है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आपको वीपी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर दिया हुआ है। चारों में से किसी एक का
चुनाव करके आप लोग अपना उत्तर भेजने का प्रयास करिए। तेजी से आप लोग उत्तर करिएगा। चलिए चलिए, नमस्कार अजय कुमार जी। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलें, तो आपका उत्तर जो है दोस्तों इस प्रश्न में आप लोगों को देख लेना है। मोरारजी देसाई की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री के पूर्व जो है आपके महाराष्ट्र के सीएम रहे थे। उसके बाद यदि हम जो है दोस्तों आपके चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे, तो आपके उत्तर प्रदेश के जो है सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। और बीपी नरसिम्हा राव की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपके आंध्र प्रदेश के जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लेकिन चंद्रशेखर की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो चंद्रशेखर जी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से सांसद थे। ये कभी जो है मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो आप लोग याद इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बलिया से सांसद के रूप में चुन के गए थे। सांसद से कहाँ के? बलिया के, बागी बलिया के नाम से आप लोग जानते हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, पहली बार लाइव आए हैं, नियमित रूप से लाइव रहा करिए अजय जी, नियमित रूप से आप लाइव रहा करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? आप लोगों को बताना है दोस्तों कौन इसमें से लोकसभा का सदस्य था। आप लोगों को दिया गया है देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह। चारों में से आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। एक ही प्रश्न को दोस्तों कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या उनको जो है आपको अलग अलग डायमेंशन से देखना चाहिए, तो मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं। आप लोग उसमें कहीं भी उसके लिए घबराइए ना कि सर एक ही प्रश्न को कई बार करा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को मैंने बताया कि जो चंद्रशेखर जी थे वो बलिया से सांसद थे। आपसे जो है इसमें लोकसभा के सदस्य, सांसद जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, आप सभी को पता है। बाकी जो है आपके देवेगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह, ये लोग जो है आपके राज्यसभा के सांसद के रूप में जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। राज्यसभा से जो है ये लोग थे, लोकसभा से नहीं थे। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? आपको बताना है दोस्तों पूरे कार्यकाल के दौरान जो है वो संसद में उपस्थित न हो पाने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आप लोग डी विकल्प की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में देख रहा हूं डी विकल्प के लिए आ रहा है। चलिए, तो आपका उत्तर जो होगा दोस्तों डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो है जुलाई 1979 से जो है दोस्तों आपके जनवरी 1980 तक जो है आपके चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री के पद पे थे। और इस बीच में जो है दोस्तों संसद की कार्यवाही हुई नहीं, संसद जो है वो बैठी ही नहीं। इसकी वजह से जो है ये कभी भी जो है वो आपके अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हो सके। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका डी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जुलाई 79 से जो है आपके जनवरी 80 तक जो है इनका कार्यकाल था। और इस बीच में इस एक लगभग जो आपके 5 महीने का जो कार्यकाल है इसमें जो है वो संसद नहीं बैठी थी। तो इसकी वजह से जो है आपको इनको चुनना पड़ेगा। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। आप सभी को पता है कि संसद की जो है वो बैठक साल में 2 बार
अर्थात 6-6 महीने पे जो है वो होना आवश्यक है, लेकिन जो है इनका कार्यकाल ऐसा था कि उस बीच में संसद की बैठक हुई नहीं, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाए थे। दिया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है, आप लोगों को बताना है कि मंत्रिमंडल शब्द का जो संविधान में प्रयोग है वो मात्र एक बार हुआ है। प्रश्न में आपको बताया जा रहा है, आप लोग अपना उत्तर इसके लिए चुनने का प्रयास करेंगे तेजी से। चलें, तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों इस प्रश्न के लिए 352 के लिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 352 में जो है ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक जगह पूरे संविधान में जो है आपके मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्य सभी जगहों पे दोस्तों आपके मंत्रि परिषद शब्द का प्रयोग है। मंत्रि परिषद, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है, सिर्फ एक जगह पे जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है 352 में। राष्ट्रपति आपातकाल की जो है वो घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल जो है उसे ऐसा करने के लिए सुझाव दे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है। और उसके लिए जो दोस्तों भारतीय संविधान में एक रूल बनाया गया है जिसे हम लोग जो है रूल ऑफ बिजनेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूल ऑफ बिजनेस। रूल ऑफ बिजनेस के नाम से जानते हैं। और इस रूल ऑफ बिजनेस में जो दोस्तों वो कहा गया है कि आपके जो है मंत्रिमंडल का निर्णय, मंत्रिमंडल का जो निर्णय होगा दोस्तों वो क्या होगा? मंत्रिपरिषद का माना जाएगा। मंत्रिमंडल का निर्णय जो होगा वो मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। तो आप लोग जो है इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग इस प्रश्न में जो है ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न जो दिया है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री आपको बताना है किसके काल में। आप लोगों को राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव और जो है अटल बिहारी वाजपेयी दिया है। आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलिए, अजय कुमार जी, जो क्लास है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। टीजीटी और पीजीटी को जो है फोकस करके मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न करा रहा हूँ। तो उसमें जो है जो भी प्रश्न मिलेंगे, चाहे वो आईएएस के हों या पीसीएस के हों, आपकी परीक्षा में यदि आने लायक हैं, यदि आप जो है आईएएस का पेपर आपने किया होगा, जो है पिछले 10-15 साल का पेपर यदि आपने किया हो, तो आपको अंदाजा होगा कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें से जो आप लोगों को करा रहा हूँ इसमें सारे प्रश्न है। वो आपके आईएएस के भी प्रश्न है, वो आपके पीसीएस के भी प्रश्न है, वो आपके बिहार पीसीएस के भी प्रश्न है, मध्य प्रदेश पीसीएस के भी प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस के भी प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस के भी प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों को करा रहा हूं मैं, किसी प्रश्न के साथ भेदभाव नहीं करता हूं, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है। चलिए, तो आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। आप लोग इस प्रश्न में जो है वो सी विकल्प की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण जो है ये आपके पीवी नरसिम्हा राव, माफ करिएगा, नरसिम्हा राव की जो है वो देन है। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जा रहे हैं। तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे सी विकल्प का ही चुनाव करना है। चलिए आगे बढ़ जाए। कब ले आए थे वर्ष आप लोग बताएंगे? कब जो है आपके निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण को जो है कब प्रस्तुत किया गया था इस अवधारणा को? चलें, 1991 में जो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलिए, सभी लोग उत्तर करेंगे और तेजी से करेंगे।
चलें, चलिए तो आप लोग जो है इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है वित्त आयोग के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनमोहन सिंह ने कभी भी कार्य नहीं किया है। वित्त मंत्री के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया, गवर्नर जो है भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया, और जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सांसद के रूप में इन्होंने कार्य किया है, साथ में जो है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, लेकिन वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। तो आपका उत्तर जो है इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों कि राज्यसभा, चलिए प्रश्न को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट कर देता हूं, तब आपको पूरा प्रश्न मिलेगा। चलिए कथन और कारण आप पढ़िए और उत्तर करने का प्रयास करिए। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, और कारण दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। आप लोग अपना उत्तर तेजी से करने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों आपका समय यहाँ पे शुरू हो गया है, किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। सावधानी से आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, और दूसरा जो कारण बताया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्र हैं। चलिए सभी लोग उत्तर करें इस प्रश्न के लिए। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम लोग जो है इस प्रश्न में डी विकल्प की बात कर रहे हैं। कथन गलत है पर कारण सही है। कथन में क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिपरिषद का नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका स्टेटमेंट जो है आपको गलत दिया हुआ है। दूसरा कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्र हैं। बिल्कुल है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा प्लस जो है कोई भी नागरिक जो आवश्यक शर्तों को पूरा करता है उसे प्रधानमंत्री जो है अपने स्वविवेक के आधार पे अपने निर्णय लेके जो है उसको सदस्य जो है वो आपके लोकसभा और राज्यसभा जो है वो मंत्री बना सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, कोई व्यक्ति या सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री की विशेष कृपा यदि प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में जो वो आपका जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो आपका कथन गलत है और कारण सही दिया हुआ है। डी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। आप लोग अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए करेंगे दोस्तों। तेजी से कौन कौन सा इसमें से सही है आधार पे आप लोग अपना उत्तर तेजी से चुनने का प्रयास करिएगा। चलें चलें इस प्रश्न के लिए भी आप लोगों का उत्तर आ रहा है ए विकल्प के लिए। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कोई नहीं, अनिल जी का कोई नहीं के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए तो दिया दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। दोस्तों आप लोगों ने यदि अनुच्छेद जो है एक अनुच्छेद पढ़ा हो, जिसको आप लोग जो है अनुच्छेद 53(1) के रूप में जानते हैं, 53(1) अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो आपके राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, तो आपके राष्ट्रपति में जो है वो निहित होगी आपके 53(1) के अनुसार। और आपको जो है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये दोस्तों ये भी आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जो है सिविल सेवा बोर्ड का जो है अध्यक्ष नहीं होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है दोस्तों आपका सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट सचिव आपके जो है सिविल सेवा बोर्ड का जो होगा पदेन अध्यक्ष होगा, तो न तो एक सही है और न ही दो सही है। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ जाएं। अगला दिया है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। और दूसरा कहा गया दोस्तों कैबिनेट सचिवालय, माफ करिएगा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संघीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। आप जो है दोनों को पढ़ के और अपना उत्तर करने का प्रयास करिए। अजय कुमार गुप्ता जी चले गए क्या? चलें, पढ़िए और आप लोग तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। और दूसरा कहा गया है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करती है। तो आप लोग अपना उत्तर जो है तेजी से इस प्रश्न के लिए करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न में भी आपका जो होगा दोस्तों, आपका डी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको दिया है केवल लोकसभा नहीं, मैं बार बार रटा चुका हूं अब आप लोगों को कि लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो या उससे प्रधानमंत्री की कृपा प्राप्त हो, कोई भी जो है आपके कैबिनेट मंत्री जो है वो बन सकता है। आपको ये क्लियर है? तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। दोस्तों ये कैबिनेट सचिव के जो है निदेशाधीन या निर्देशन में जो है कार्य करता है। तो आपको जो है यहाँ पे ये भी जो है आपका गलत दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव करेंगे। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन और 93वां संविधान संशोधन, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, उत्तर करिए। और दोस्तों आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर करने का प्रयास करिए। वीडियो को लाइक करने से आपके अकाउंट बैलेंस से कोई भी पैसा नहीं कट रहा है। किसी से भी पूछ लीजिए, किसी के भी अकाउंट में जो है वो किसी भी तरीके की का जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। आप लोग मेरे उत्साहवर्धन के लिए नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए कार्य करता हूं, मेरा इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए, तो इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों 91वें संविधान संशोधन के लिए। बिल्कुल दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये सुनिश्चित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की जो है दोस्तों कुल संख्या जो होगी वो प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? चलिए, आप लोग इसमें 1971 की बात कर रहे हैं संतोष जी या प्रमोद जी 2003 की बात कर रहे हैं? चलिए बिल्कुल, तो दोस्तों 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपके 2003 में हुआ था, 1971 में नहीं हुआ था। आप लोग जो है 2003 के साथ जाइएगा, इसमें इस तरीके से जो है कंफ्यूज ना होइए। चलिए, कुल मंत्रियों की जो संख्या निश्चित की गई है, कितनी निश्चित की गई है आपके 91वां 2003 के द्वारा, वो आपका है 15%। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर करिएगा। फिर से एक बार पढ़ता हूं। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसका मतलब जो है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि जो राज्य की जो आपकी विधानसभाएं हैं या जो राज्य की आपकी कार्यपालिका शक्ति है, उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति को उस हद तक सीमित किया गया है किस अनुच्छेद में कि जो है वो आपके केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को प्रभावित न कर पाए या उसके कार्य में जो है वो समस्या के रूप में न खड़ी हो पाए। उसके लिए आप लोग उत्तर करेंगे। तेजी से आप सभी लोग उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। आपको अनुच्छेद 257, 258,
355 और 356 दिया है। आप सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए ए और बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है अनुच्छेद 257 की बात कर रहे हैं दोस्तों, बेसिकली ये जो है आपको 257(1) में मिलेगा, यानी आर्टिकल 257 सब आर्टिकल 1। तो आपको जो है 257(1) में ये प्रावधान किया गया है कि जो आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो अपनी शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करेगी कि जो है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पे जो है वो किसी भी तरीके से प्रभाव न डाल पाए। अर्थात राज्य की कार्यपालिका शक्ति और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में जो है वो एक बाउंड्री सेट की गई है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका ए विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 257(1) में जो है इस बात को स्पष्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी मंत्रिमंडल पे किया गया था, किस समिति के सिफारिश पे जो है वो किया गया था और कब किया गया था। आप लोग उत्तर करेंगे। आपको गोपाला स्वामी अयंगर दिया है, के.एन. मुंशी दिया हुआ है, टी.टी. कृष्णामाचारी और बी.सी. राय। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलिए, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा बहुत शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जिस भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप एक्टिव रहते हो उसके माध्यम से वीडियो को आप लोग शेयर किया करिए। चलिए, आपका समय जो है दोस्तों आपका खत्म हो गया है। गोपाला स्वामी अयंगर की समिति जो है दोस्तों, इसकी रिपोर्ट के आधार पे जो है 1900 आपके ये समिति जो है 1949 में बनी थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसी समिति के आधार पे जो है वो आपके संघीय मंत्रिमंडल का जो है वो पुनर्गठन किया गया था। किस रूप में किया गया था दोस्तों? कुछ विभागों को जो है एक साथ मर्ज कर दिया गया था। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। वो विभाग कौन कौन से थे दोस्तों? वो था ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज। तो इसको जो है एक साथ मर्ज किया गया, संयुक्त किया गया था। वो आपके जो है गोपाला स्वामी अयंगर समिति के रिपोर्ट पे के आधार पे। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में जो होगा ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए जो है बस इतना ही। आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। बिना कमेंट किए, बिना अपना सेशन के बारे में सुझाव दिए, यदि आप कुछ अभी से भी यदि सेशन में आप लोग कुछ बदलाव चाहते हैं तो आप लोग जो है यदि समर्थन के साथ जो है बहुमत के साथ यदि आप लोग अपना बदलाव प्रस्तुत करते हैं तो मैं उस पर जो है विचार जरूर करूंगा। यदि आपके पास कोई उपयोगी सुझाव है तो वो भी आप लोग जो है मुझे मेरे तक पहुंचाने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। मैं उस पर आपके सुझाव पे भी जो है वो गहन मंथन करूंगा और उसके बाद आपको जो है उसको यदि आवश्यक होगा तो उसको जो है आप लोगों के लिए उसको प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के समक्ष। साथ में दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारक खास करके टीजीटी का जो आपका पूरा सिलेबस है दोस्तों, सिर्फ टीजीटी के सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को जो है वो टीजीटी के आपके सिलेबस में जो कुछ राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं और जो आपके 10 विचारक दिए हुए गए इनको मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और ये क्लास जो होगी आपके लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर चलेगी दोस्तों। इस क्लास के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 7007701847 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इस क्लास के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो एक मैसेज आप लोग जो है इस पे जरूर डाल दीजिएगा। 7007701847 इस नंबर पे मैसेज यदि आप कर देंगे तो क्लास जो है मंडे को या ट्यूसडे को जब भी प्रारंभ होगी आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा। आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो जरूर इस पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। कल्पना जी, मैं कोशिश करता हूं कि मैं 9 बजे स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैं क्या करूं, कहीं कहीं पे टेक्नोलॉजी के सामने जो है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो है मजबूर है। मैं भी कभी कभी जो है मजबूर हो जाता हूं, कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से थोड़ा जो है वो विलंब हो जाता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, बिल्कुल प्रयास करूंगा। चलिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए जो है 9 बजे उपस्थित हो जाऊं।
दोस्तों आप लोग वीडियो को बिना लाइक किए हुए छोड़ के आप लोग नहीं जाएंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, वीडियो को शेयर भी आप लोग अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर करिए। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की चल रही है। यदि आपका दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप हमारे साथ जो है सुबह जुड़ जाइए 8 बजे। 8 बजे आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन होगा। कल नहीं होगा, कल संडे है, संडे को अब जो है दोस्तों छुट्टी रहेगी आप लोगों की। कल शाम वाली भी क्लास जो है दोस्तों संडे को बंद रहेगी। आप सभी को इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा। एक दिन आप लोग मुझे भी छुट्टी दीजिए। साथ में दोस्तों यदि इस सेशन का मेंबरशिप आप लोग लेना चाहते हैं तो आप जो है 250 रुपए का भुगतान करके और मेंबरशिप ले लीजिए। जो आपका सिविक्स का यानी जो रात के 9 बजे का जो सेशन है, इसका मेंबरशिप आप लोगों को 250 रुपए में दिया जा रहा है। ये जो है आप फोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से जो है 250 रुपए का भुगतान करेंगे। किस नंबर पे? 7007701847 और उसके बाद से जो है आप लोग मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। यानी जो भी कंटेंट यूज किया जाता है, जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे करने को मिलता है, उसका PDF आप लोगों को जो है वो दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग जो है तेजी से उसको रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, संतोष जी कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है सिद्धांत और विचारकों से भी डाल दीजिए। संतोष जी 160 क्लास, 160 नंबर से आज 165 नंबर की क्लास है। 160 क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वो 90% से अधिक प्रश्न जो है वो सिद्धांत और विचारकों के कराए हैं। अभी जो है मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि आप लोग जो है संविधान को एक बार पूरी सरसरी निगाह से, क्योंकि अब आपकी परीक्षा आपके नजदीक है, आप लोग किताब पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं एक स्ट्रेटजी के जो है अनुसार कार्य करता हूं। मैं ऐसा कार्य इस तरीके से कार्य नहीं करता हूं कि आप लोग पैनिक क्रिएट हो जाए। यदि मैं चाहता तो इन प्रश्नों को इधर उधर घुमा फिरा के, या ऐसे प्रश्नों को आप लोग, जैसे कुछ दोस्तों का जो है कमेंट आ रहा है बीच बीच में कि IAS के लेवल का प्रश्न ले आइए या ऐसे वैसे प्रश्न लेके आइए, तो मैं उन प्रश्नों को लेके उपस्थित हो जाता। आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा करता कि आप लोगों को जब प्रश्न नहीं आएगा तो आप लोग परेशान होंगे, और उसके बाद आप लोग चाहेंगे दोस्त कि फिर जो होता है, ये एक डर का बिजनेस है। मैं आपको डर दिखाऊं कि आपको नहीं आ रहा, उसके बाद मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये कार्य नहीं करता हूं दोस्तों। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि एक बार पूरे भारतीय संविधान को देख लीजिए। 10 दिन लगेगा, 10 दिन से ज्यादा, एक हफ्ते के आसपास, 7 से 8 दिन में पूरा भारतीय संविधान आपका कवर कर दूंगा। आज जो है मैंने प्रधानमंत्री तक पूरा आपका सिलेबस जो है मैंने शुरू किया था संवैधानिक विकास से, और जो है आज प्रधानमंत्री में पहुंच गया हूं। आने वाले 3-4 दिन में जो है 5 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। तो मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं है दोस्तों कि आपको डरा के और जो है आपसे मुझे पैसा नहीं कमाना है। आप स्वेच्छा से यदि पढ़ना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है मेरी इच्छा ये है कि एक बार आप पूरे अपने सिलेबस से अवगत हुए रहेंगे, और तब आप यदि आप किताब को उठा के पढ़ेंगे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप जो है इधर उधर परेशान नहीं होंगे। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा इस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा कैसे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो आप पढ़ाई शुरू करें, उसके पहले आपको जो है पूरे सिलेबस के प्रश्नों से अवगत कराने की मेरी जिम्मेदारी है। यदि आप जो है सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सबसे पहले तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आपके अपने परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से आप यदि अवगत नहीं है और बिना उन प्रश्नों के अवगत हुए आप किताब पढ़ रहे हैं, तो आप 100% आउटपुट जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से करा रहा हूँ। 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते के बाद से फिर से आ जाऊंगा और फिर मिसलिनियस कराऊंगा, आपको सिद्धांत भी कराऊंगा, आपको संविधान भी कराऊंगा, दोनों चीजों को एक साथ कराऊंगा। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दे दीजिए। अब आप लोगों से परसों मिलूंगा दोस्तों, परसों मिलते हैं। तो परसों हम लोग जो है सुबह 8 बजे जो है ज्योग्राफी की क्लास में मिलेंगे, और रात को जो है 9 बजे से आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है दोस्तों मुझे अनुमति दे दीजिए। आप सभी लोगों को दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।